यूपीपीसीएस का एग्ज़ाम होने वाला है। अन्य बहुत सी परीक्षाएं आगे आएंगी और बहुत सारी परीक्षाएं होने वाली हैं। उसके लिए दोस्तों करंट अफेयर्स एक महत्वपूर्ण जो है अपना स्थान रखता है। बहुत सारे प्रश्न करंट अफेयर्स से आते हैं। यूपीपीसीएस में आपको जो है 25 के ऊपर ही करंट अफेयर्स पूछे जाएंगे। तो दोस्तों बिल्कुल सिलेक्टिव करंट अफेयर में पूरा एक साल का, दोस्तों एक साल का ये जो पार्ट है, एक साल का करंट अफेयर है मेरे दोस्तों। ये करंट अफेयर इतना ज़्यादा सटीक है कि इसके बाहर कोई भी प्रश्न नहीं आएगा। आप चाहे देख लेना, यूपीपीसीएस अभी एग्जाम होने वाला है संडे को, इसीलिए मैं 2 दिन पहले ये मास्टर वीडियो लाया हूं करंट अफेयर्स का। 2 दिन पहले मास्टर वीडियो करंट अफेयर्स का मैं लाया हूं। इसके बाहर से मित्रों कोई भी प्रश्न नहीं आएगा। आपको बस हमारे साथ लगे रहना है, पूरा वीडियो देखना है। यह वीडियो यूपीपीसीएस, यूपीएससी और अगर आपकी कोई स्टेट वैकेंसी हो, एमपीपीसीएस हो, यूपीपीसीएस हो और बिहार हो, या कोई स्टेट की और सी वैकेंसी हो, यूपीएसआई हो, वीडियो हो, एसएससी सीजीएल हो, एसएससी सीजीएल में भी करंट अफेयर्स जो है बहुत मात्रा में पूछा जाता है। कोई भी 1 to all एग्जाम हो जिसमें करंट अफेयर आता है, इसके लिए ये सटीक वीडियो है। इसको आप देखिएगा और मैं दावा करता हूं कि इसके बाहर से एक भी प्रश्न आपके परीक्षा में नहीं आएगा। आप चेक कर सकते हैं यूपीपीसीएस में, यूपीपीसीएस अभी यूपीपीसीएस होने वाला है, अभी हूबहू यहां से क्वेश्चन फंसेंगे यूपीपीसीएस में। यूपीपीसीएस में हूबहू यहां से क्वेश्चन फंसेंगे मेरे दोस्तों। तो आपको हमारे साथ रहना है। अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलो बच्चों, आइए हम आगे बढ़ते हैं। परेशान ना होना, साथ में बने रहना, साथ में बने रहना, जाना मत। बहुत ही ऑथेंटिक चीज है। आपको एक जगह सारी चीजें जो है मिलने वाली है मेरे बच्चों, एक जगह चीजें मिलने वाली हैं। तो चलिए देखिए, इसमें हमने रखा क्या है करंट अफेयर्स में। करंट अफेयर्स में हमने क्या रखा है, राष्ट्रीय घटनाक्रम रखा है जो यूपीपीसीएस का मेन टॉपिक है, या बहुत सारे एग्जामों में जो है पूछा जाता है। राष्ट्रीय घटनाक्रम रखा है, अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रम हमने रखा है, ठीक है। फिर आईसीसी के जितने जो है दिए जाते हैं ट्रॉफी, वो हमने रखा है। आगे आईसीसी के टूर्नामेंट कहाँ पर होंगे उसको हमने रखा है। सेंसेक्स रखा है। आप देखिए सेंसेक्स में यूपीपीसीएस में जो है 2-3 सेंसेक्स पूछ लिए जाते हैं। प्रमुख पुरस्कार को हमने स्थान इसमें दिया है। बहुत प्रमुख साहित्य अकादमी पुरस्कार जो है, ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है, बहुत सारी जो है पुरस्कार यहाँ आपको मिलेंगे। अभी आरआर को आप जानते हैं जो है गोल्डन, उसमें जो है पुरस्कार दिया गया है। 2-2 पुरस्कार जो है आरआर को मिले हैं। यहाँ से क्वेश्चन भी आपका जो है आने वाला है। प्रमुख सैन्य अभ्यास हमने यहाँ पर जो है रखा है। ऐसे तमाम टॉपिक आपको मिलेंगे जो आपके एग्जाम में सीधे पूछे जाएंगे। चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। पहले हम बढ़ते हैं राष्ट्रीय घटनाक्रम, ठीक है। राष्ट्रीय घटनाक्रम, राष्ट्रीय घटनाक्रम, ठीक है। राष्ट्रीय घटनाक्रम सबसे पहले हम बढ़ते हैं, ठीक। इसमें दोस्तों आपको बिल्कुल सीधे सीधे लगे रहना है, कोई भी जो है नहीं जाएगा, सब कुछ यहीं से मिलने वाला है। देखिए अभी हाल ही में आपको बता दें कि राहुल गांधी की सदस्यता भी खत्म हो गई है और संसद से सदस्यता वायनाड से जो है ये सांसद जो है रहे थे, सीट इन्होंने जीती थी, इनकी सदस्यता खत्म हो गई है, समाप्त हो गई है, क्योंकि इन्होंने जो है माननीय प्रधानमंत्री के ऊपर जो अपशब्द जो कहे थे उसको लेकर गुजरात के एक पूर्व मुख्यमंत्री और वकील रह चुके हैं, वकील का काम कर रहे हैं, पूर्णेश मोदी ने इनको जो है कोर्ट में जो है एक याचिका दाखिल की थी, उसका फैसला भी आ गया है। तो उसके अनुसार जो है मेरे बच्चों, मैं आपको बता दूं, आर्टिकल 102 के फर्स्ट के तहत, आर्टिकल 102 के फर्स्ट के तहत एक अधिनियम है, जनप्रति अधिनियम 1951, ठीक है। कौन सा अधिनियम है? 1951 का जनप्रति अधिनियम है के सेक्शन 8, कौन से सेक्शन? सेक्शन 8 के तहत राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता तत्काल समाप्त कर दी गई है। गुजरात के पूर्व मंत्री पूर्णेश मोदी के ने शिकायत दर्ज कराई,
सूरत न्यायिक दंडाधिकारी हरीश हंसमुख वर्मा ने आईपीसी की धारा 499, कौन सी बच्चों, 499 और 500 के तहत 2 वर्ष का कारावास भी जो है सुनाया है। हालांकि इसमें 2 महीने का इनको समय मिला है अपने ऊपर की कोर्ट में अपील करने का। चलिए आगे क्या होता है बाद में आपको पता चलेगा। आगे बढ़ते हैं। देखिए पहला दिव्य कला मेला, दिव्य कला मेला मेरे बच्चों, यहां से क्वेश्चन सीधे सीधे पूछा जा सकता है। पहला मेरे बच्चों दिव्य कला मेला, ठीक है, पहला दिव्य कला मेला मेरे बच्चों नई दिल्ली में हुआ, जो पहला हुआ है। दूसरा कहां हुआ दिव्य कला मेला, मुंबई में हुआ है। और तीसरा कहां हुआ है मेरे बच्चों, भोपाल में भी हुआ है। जल्द ही भोपाल में दिव्य कला मेला का आयोजन किया गया है। अब ये जो नेक्स्ट टॉपिक है, यहां से आपका क्वेश्चन पक्का है, एक क्वेश्चन पक्का है, कोई भी एग्जाम हो। अभी हाल ही में जो है बाघों की गणना जो है की गई है, तो बाघों की संख्या में लगातार वृद्धि हो रही है। विश्व में सबसे ज्यादा बाघ भारत में है, 3167 जो है ये भारत में बाघों की संख्या है। ठीक, इसके पहले जब गणना हुई थी तो 2967 थे, 200 बाघ बढ़े हैं। ठीक है, तो बाघों के परिप्रेक्ष्य में जो है भारत सबसे आगे चल रहा है। कुल मेरे बच्चों 3890 बाघ हैं, उनमें से जो है सबसे ज्यादा बाघ जो हैं वो भारत में है। देखिए वर्ष 2022 में भारत में बाघों की संख्या बढ़कर 3167 हुई। कितनी मेरे बच्चों, 3167 बाघों की संख्या हो गई है। प्यार से धीरे धीरे चलना, सब कुछ मिलेगा। दुनिया भर में कितने बाघ हैं, 3890। 2018 में मेरे बच्चों कितने थे, 2967 मतलब 2967, और 2022 में हुए हैं 3167, मतलब 200 बाघ जो है बड़े हैं। आगे आगे देखिए, पुस्तक अभी हाल ही में मेरे बच्चों एक गणना हुई है, अमृतकाल का टाइगर विजन नामक पुस्तक का विमोचन, अमृतकाल का टाइगर विजन नामक पुस्तक का विमोचन नरेंद्र मोदी ने किया है, जिसमें 25 वर्ष में बाघ संरक्षण के लक्ष्य रखे गए हैं। ये दोस्तों जो टॉपिक, जो नोट्स है, जो करंट अफेयर्स है, बिल्कुल गहन अध्ययन करके बनाया गया है। जहां से प्रश्न आते हैं वहीं से प्रश्नों को रखा गया है। चलिए आगे हम बढ़ते हैं। ठीक, इसकी पीडीएफ आपको स्टडी विद नीरज सर टेलीग्राम चैनल पर आपको मिलेगी मेरे बच्चों, वहां से आप पीडीएफ इसकी ले सकते हैं। देखिए आगे, हाँ ये हो गया। देखिए एशियाई शेर के विषय में अगर हम बात करें, एक सेकंड, अगर हम एशियाई शेर के विषय में बात करें तो एशियाई शेरों की संख्या के विषय में हम बात करते हैं। ठीक है, तो देखिए 2015 में 525 से अब जो है बढ़कर संख्या जो है 2020 में 675 हो गई है। कितनी, 675 हो गई है। 1973 में सिर्फ 9 टाइगर रिजर्व थे भैया, बहुत इंपॉर्टेंट है। और आज टाइगर रिजर्वों की संख्या 54 हो गई है। कितनी, 54 हो गई है। अब सबसे ज्यादा बाघ किस राज्य में है, अगर ये आप राज्यों को पूछा जाए मेरे बच्चों कि सबसे ज्यादा बाघ किस राज्य में है, तो बच्चों एमपी में 526 हैं, कर्नाटक में 524 हैं, उत्तराखंड में 442 हैं और यूपी में 117 हैं। मेरे बच्चों 50% बाघों की संख्या इन 3 राज्यों में है। टोटल बाघ मेरे बच्चों 3167 हैं, जिनकी 50% संख्या एमपी, कर्नाटक और उत्तराखंड में है। संख्या जरूर रखिएगा, क्योंकि पीसीएस में थ्योरेटिकल में पूछ लेता है कि इन राज्यों में इतनी संख्या है। ठीक है, टोटल इतने हैं, 2 साल पहले इतने थे। तो इसको आपको बिल्कुल मेरे साथ लग के पढ़ना है, और एक भी प्रश्न यहां से नहीं छूटेगा। आप चाहे देख लेना, कोई भी एग्जाम हो, वीडियो कोई भी एग्जाम हो। देखिए चलिए अब देखिए 2018 में जो है जब बाघों की गणना हुई थी, तो कहां पे सबसे ज्यादा जो है मेरे बच्चों जो है मिले थे, शिवालिक पर्वतमाला और गंगा के मैदान में 646 बाघ मिले थे। और 2022 में 804 बाघ फिर से शिवालिक पर्वतमाला और गंगा के मैदान में मिले हैं।
अब देखिए, भारत में बढ़ती बाघ की आबादी, जितने बार बाघों की गणना हुई है उतनी बार मेरे बच्चों जो है बाघों की संख्या में बढ़ोतरी की गई है। अब याद करना, देखो याद करना क्या है, 10-5 बार लिखोगे तो अमूमन याद ही हो जाएगा। सबसे पहले हम नीचे से याद करते हैं। देखिए, अभी 2022 में कितनी हुई, 3167, 200 कम 2967। अब आ जाओ 2226, फिर 1706, फिर 1411। मतलब 2006 में कितनी थी, 1411 थी। 2010 में 4 साल के अंतराल पर गणना होती है मेरे बच्चों। 2010 में 1706, 2014 में 2226, 2018 में मेरे बच्चों 2967 और 20 में 3167। ये बाघों से संबंधित, बाघों की संख्या से संबंधित डाटा था मेरे बच्चों। आगे देखिए, मैं बता रहा हूं, बहुत इंपॉर्टेंट चीजें जो है यहां पर आपको मिलेंगी। कोई भी करंट अफेयर्स पढ़ने की जरूरत नहीं है, कोई भी किताब पढ़ने की जरूरत नहीं है, ठीक है। सब कुछ यहां आपको मिलने वाला है, किसी का नोट्स पढ़ने की आवश्यकता नहीं है मेरे बच्चों। एक बार पढ़ के देखिएगा, इसके बाहर कुछ नहीं आएगा, सब इसी से आने वाला है। चलिए देखिए, जीआई टैग, ठीक, इसमें अब देखिए एक चीज और देख लीजिए, ठीक है, कि बलरामपुर, गोंडा और श्रावस्ती, ठीक है, ये जो आपके जिले हैं, कौन से, बलरामपुर, गोंडा और श्रावस्ती में सुहेलवा वन्यजीव अभ्यारण्य है। क्या है, सुहेलवा वन्यजीव अभ्यारण्य। डायरेक्टली क्वेश्चन जो है पूछा जा सकता है। अच्छा, जीआई टैग, आप समझते हैं कि जीआई टैग से बराबर जो है क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जीआई टैग देखिए, कुल जीआई टैगों की संख्या है 465 मेरे बच्चों, ठीक है। जारी कौन करता है, उद्योग संवर्धन आंतरिक व्यापार विभाग, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के द्वारा मेरे बच्चों जीआई टैग जो है जारी किया जाता है। जीआई टैग मतलब कुछ स्थानीय वस्तुएं ऐसी होती हैं, ठीक है, उनको एक सांकेतिक भाषा कोड दे दिया जाता है, ठीक। जो प्रसिद्ध वस्तुएं होती हैं उनके विषय में जो है यहाँ पर बताया गया है। और इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि यहां से बराबर प्रश्न पूछा जाता है मेरे बच्चों। 1999 में देख लीजिए, 1999 के भौगोलिक संकेतक अधिनियम के तहत भारत का पहला जीआई टैग दार्जिलिंग की चाय थी। कौन, दार्जिलिंग की चाय, पहला, पश्चिमी बंगाल, ठीक। यूपी में 45 जो है जीआई टैग मिल चुके हैं, इनमें से 20 सिर्फ वाराणसी में दिए गए हैं। कहां, वाराणसी में दिए गए हैं। चलिए हम देखते हैं यूपी में कौन कौन से जीआई टैग मिले हैं और वाराणसी में कौन कौन से हैं। देखिए, बनारस पान सुपारी, ठीक है, बनारस लंगड़ा आम, ठीक, भरता बैंगन, वही जिसे भरता बोलते हैं, भरता बैंगन। आदम चीनी चावल, ये चंदौली का है। कहां का है, आदम चीनी चावल मेरे बच्चों चंदौली का है, अलीगढ़ ताला को मिला गया है। जीआई टैग मेरे बच्चों अलीगढ़ ताला को भी दिया गया है। और आगे देखते हैं हम लोग, बखीरा पीतल बर्तन को दिया गया है मेरे बच्चों। किसको, बखीरा पीतल बर्तन। बांदा सजर पत्थर शिल्प को दिया गया है। नगीना लकड़ी शिल्प को दिया गया है। प्रतापगढ़ आंवला को दिया गया है। हाथरस सींग को दिया गया है। ये यूपी के हैं, यूपी के, ठीक। बात करते हैं बिहार। बिहार में मिर्चा चावल को दिया गया है। मध्य प्रदेश में रीवा सुंदरजा आम को दिया गया है। लद्दाख में मेरे बच्चों सिंगस्कोस लकड़ी पर नक्काशी को दिया गया है। और छत्तीसगढ़ में नगरी दूबराज मतलब एक चावल है, इसको जीआई टैग मेरे बच्चों दिया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं, साथ में लगे रहना, क्योंकि यहां से सारे प्रश्न आपकी परीक्षाओं में पूछे जाने वाले हैं मेरे बच्चों। सोच लेना, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्नों की श्रृंखला है मेरे बच्चों, बहुत ही इंपॉर्टेंट श्रृंखला है, ठीक है। आइए चलिए देखिएगा, यूपी पीसीएस में सीधे छपेगा प्रश्न, कोई भी एग्जाम हो
सब कुछ यहां से आना है मेरे बच्चों। और यूपी पीसीएस में छपने वाला प्रश्न आ गया है मेरे बच्चों, छपने वाला प्रश्न आ गया है। कौन सा प्रश्न है देख लीजिए, छपने वाला कौन सा प्रश्न है देख लीजिए, ठीक है। लगे रहना, बिल्कुल आपका सिलेक्शन होगा। इससे ज्यादा करंट अफेयर्स आपको नहीं आने वाला है कहीं पे। देखिए, हिमाचल प्रदेश की कांगड़ा चाय को, कौन सी चाय को? कांगड़ा चाय को मेरे बच्चों। हिमाचल प्रदेश की कांगड़ा चाय को यूरोपीय आयोग संरक्षित भौगोलिक संकेतक दिया गया है। सीधा छपेगा। देखिए, भारत 2026 तक दुनिया का, किसका? दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा सौर ऊर्जा उत्पादक देश बनने की ओर अग्रसर है। आगे आइए, लद्दाख मेरे बच्चों, लद्दाख, इसके विषय में हम बात करेंगे, इंपॉर्टेंट है मेरे बच्चों। लद्दाख और मयूरभंज विश्व के महानतम स्थलों में। लद्दाख, ये प्रश्न मेरे बच्चों रातों की मेहनत है। ये सीधे पका पकाया भोजन आपको मिल रहा है, आप इसको खा लीजिए, ठीक। लद्दाख मयूरभंज विश्व के महानतम स्थलों में लद्दाख 31वें स्थान पर है और मयूरभंज 32वें स्थान पर है। लद्दाख पहलगांव भारत का पहला डाक स्काई रिजर्व है और 32वां ये उड़ीसा में है मयूरभंज मेरे बच्चों। ये इसमें अत्यंत दुर्लभ काले बाघों को देखने के लिए एकमात्र स्थान है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रश्न। उत्तराखंड में एशिया के सबसे बड़े 4 मीटर टेलीस्कोप ILMT का उद्घाटन किया गया। चलिए, देखिए, अब देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न। चलिए देखिए, जापान के पीएम फुमियो किशिदा 19-20 मार्च को 2023 को 14वें भारत जापान वार्षिक शिखर बैठक में हिस्सा लिया। अब सीधे सीधे जापान के पीएम पूछ सकता है कौन है, कहाँ आए थे, किस बैठक में हिस्सा लिया था, ठीक। आगे देखिए, भारत जापान वर्ष 2023 टूरिज्म एक्सचेंज ईयर के रूप में मना रहा है। ध्यान रखना, थीम क्या है? कनेक्टिंग हिमालयस विद माउंटेन वे, ठीक है। आगे देखते हैं, देखिए, असम के चराई देवी, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट मेरे बच्चों, असम के चराईदेव मैदान को, असम के चराईदेव मैदान को विश्व धरोहर स्थलों के रूप में नामित। भैया बहुत पूछा जाएगा ये प्रश्न, इस पे प्रश्न बराबर आते रहते हैं मेरे मित्रों, ठीक है। आप लोगों को काफी जो है लगना पड़ेगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखिएगा, पुरस्कार पे आते हैं, पुरस्कार पे आते हैं। भैया पढ़ लो, इसके बाहर से बिल्कुल सीधे सीधे प्रश्न छपने वाले हैं आपके यहाँ, पक्का है, सीधे सीधे प्रश्न छपेंगे, देख लीजिए। देखिए, सरस्वती पुरस्कार 2022, भैया बहुत इंपॉर्टेंट है। 2022 तमिल लेखिका है शिवशंकरी, आत्मकथा सूर्यवंशम के लिए। मेरे बच्चों, जो सरस्वती पुरस्कार जो दिया गया है मेरे बच्चों, वो तमिल लेखिका है शिवशंकरी और इनकी आत्मकथा है सूर्यवंशम के लिए।
इसके लिए इन्हें 15 लाख रुपए का इनाम भी दिया गया है। 15 लाख रुपए प्राइज भी जो है दिया जाता है। जो है जो सरस्वती पुरस्कार के लिए नामित होता है उसे 15 लाख का पुरस्कार भी दिया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। व्यास पुरस्कार सम्मान 2022। व्यास पुरस्कार सम्मान 2022 ये दिया गया है ज्ञान चतुर्वेदी को। इनका उपन्यास है पागल खाना। कौन सा है? पागल खाना है। 4 लाख रुपए भी मिलते हैं। 2021 का जो है व्यास पुरस्कार डॉक्टर असगर वजाहत को दिया गया था। किसको? डॉक्टर असगर वजाहत को दिया गया था महाबली के लिए। इनकी कृति थी मेरे बच्चों महाबली के लिए। ठीक है, तो व्यास पुरस्कार 2022 ज्ञान चतुर्वेदी अपने उपन्यास पागलखाना के लिए दिया गया। 4 लाख रुपए भी दिए जाते हैं। 2021 का डॉक्टर असगर वजाहत को दिया गया महाबली के लिए। चलिए आगे देखते हैं। बिहारी सम्मान 2022 32वां बिहारी सम्मान 2022 32वां डॉक्टर माधव हाड़ा को दिया गया। इनकी कृति थी पचरंग चोला पहर सखीरे और 2.5 लाख रुपए भी दिए गए। बिहारी सम्मान। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चमेली देवी जैन पुरस्कार 2022 धान्या राजेंद्रन को दिया गया। किसके लिए? ये कौन थे धान्या राजेंद्रन? द न्यूज मिनट की सह संस्थापक धान्या राजेंद्रन को दिया गया। चलिए आगे देखते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। चलिए मातृभूमि देखिए, मातृभूमि बुक ऑफ द ईयर। मातृभूमि बुक ऑफ द ईयर डॉक्टर पैगी मोहन को उनकी पुस्तक वांडर्स किंग एंड मर्चेंट के लिए दिया गया। डॉक्टर पैगी मोहन को उनकी पुस्तक वांडर्स किंग एंड मर्चेंट को दिया गया मातृभूमि बुक ऑफ द ईयर। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे आते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न। इसके बाहर से मेरे बच्चों अगर आ जाए तो कहना, एक बार विश्वास करके आप देखिए, इतना अच्छा करंट आपको नहीं मिलेगा, कहीं नहीं मिलने वाला है मेरे बच्चों, कहीं भी नहीं मिलने वाला है। चलिए देखिए, पद्म विभूषण, पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्म श्री आपको पता है। यहां से प्रश्न बराबर आता है। पद्म विभूषण जो मरणोपरांत जिनको दिया गया है, मरणोपरांत जिसको पद्म विभूषण दिया गया है मेरे बच्चों, जैसे मुलायम सिंह यादव मेरे बच्चों, श्री जो है महालनोबिस इनको मरणोपरांत दिया गया है, श्री कृष्ण जोशी इनको मरणोपरांत दिया गया है मेरे बच्चों। तो जिनको मरणोपरांत दिया गया है वहां से प्रश्न जरूर आता है। मेरी आवाज डगमगाएगी, मत भागना। ठीक है, लगे रहना, धीरे आएगी, आवाज आएगी आप तक। चलिए देखिए, पद्म विभूषण श्री बालकृष्ण दोषी मरणोपरांत दिया गया है इनको। श्री जाकिर हुसैन को मिला है। श्री एस कृष्णा पूर्व मुख्यमंत्री को दिया गया है। श्री दिलीप महालनोबिस को मरणोपरांत दिया गया है। श्री निवास वर्धन को दिया गया है। श्री मुलायम सिंह यादव मरणोपरांत दिया गया है। ये 6 लोगों को दिया गया है। पद्म भूषण मेरे बच्चों 9 लोगों को दिया गया है। पद्म भूषण 9 लोगों को दिया गया है। देख लीजिए कौन कौन से। श्री 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 S.M. भरैया साहित्य और शिक्षा के लिए दिया गया है। पद्म भूषण कुमार मंगलम बिरला व्यापार उद्योग के लिए दिया गया है। श्री दीपक धर विज्ञान और इंजीनियरिंग के लिए दिया गया है। वाणी जयराम मरणोपरांत कला के लिए दिया गया है। स्वामी चित्रा जियर आध्यात्म के लिए दिया गया है।
सुश्री सुमन कल्याणपुर कला के लिए दिया गया है। कपिल कपूर जो है साहित्य और शिक्षा के लिए दिया गया है। सुश्री सुधा मूर्ति सामाजिक कार्यकर्त्री हैं और श्री कमलेश पटेल जो है अन्य अध्यात्मवाद है। इसमें जो शिक्षा साहित्य के लिए दिया गया है पद्म भूषण, उनको जरूर ध्यान रखना, श्री S.M. भरप्पा और जो है श्री कपिल कपूर, इनको जो है जरूर ध्यान रखना। पद्म श्री मेरे बच्चों जो है 91 लोगों को दिया गया है। कितने? 91 लोगों को। लेकिन मैंने जो इम्पोर्टेंट हैं, जो यूपी के हैं, मैंने उनको यहाँ पर रखा है। यूपी के जो है श्री राधा चरण गुप्ता को साहित्य और शिक्षा के लिए दिया गया है। श्री दिलशाद हुसैन को कला के लिए दिया गया है। अरविंद कुमार को विज्ञान इंजीनियरिंग के लिए दिया गया है। श्री उमा शंकर पांडे को सामाजिक कार्यकर्ता के लिए दिया गया है। श्री मनोरंजन साहू को मेडिसिन के लिए दिया गया है। ऋतिक सन्याल को कला के लिए दिया गया है। श्री विश्वनाथ प्रताप को तिवारी को साहित्य और शिक्षा के लिए दिया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए इंपॉर्टेंट प्रश्न, बहुत तगड़ा प्रश्न है मेरे बच्चों। ठीक है, आपको बस क्या करना है, देखिए ये क्वेश्चन आ भी चुका है यूपी पीसीएस में, पूछा गया था। हाँ, यही पुरस्कार था, लेकिन वो पिछले साल का जो है पूछा गया था मेरे बच्चों। तो आप परेशान ना होना, यहाँ भी पूछा जा सकता है। साथ में जो है आपको चलना है अगर आपको सारे करंट अफेयर सही करना है। सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन 2023 संस्थागत श्रेणी देखिए, उड़ीसा राज्य आपदा प्रबंधन लुंगलेई फायर स्टेशन मिजोरम को जो है ये संस्थागत श्रेणी में दिया गया है। इसके लिए 51 लाख रुपए जो है भी दिए जाता है मेरे बच्चों। 2022 का गुजरात आपदा प्रबंधन, ये 2023 का है, गुजरात आपदा प्रबंधन पुरस्कार सिक्किम आपदा प्रबंधन पुरस्कार को दिया गया था। देखिए जो 2022 का जो था आपदा प्रबंधन पुरस्कार गुजरात आपदा प्रबंधन पुरस्कार को दिया गया था संस्थागत, और व्यक्तिगत में दिया गया था सिक्किम आपदा प्रबंधन को। ठीक है, अच्छा अभी हाल ही में मेरे बच्चों परेड का, गणतंत्र दिवस पर परेड हुई थी। गणतंत्र दिवस पर मेरे बच्चों परेड का जो है आयोजन किया गया था। तो प्रमुख राज्यों से अलग अलग झांकियों का आयोजन भी किया गया था। इसमें जो है झांकियों को पुरस्कार भी दिया गया है, और ये झांकियां जो है मेरे बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट हैं, परीक्षा में आती हैं। चलिए आइए देखते हैं कौन कौन सी झांकियां हैं। गणतंत्र दिवस परेड पुरस्कार 2023 सर्वश्रेष्ठ झांकी मानस खंड थीम पर आधारित है मेरे बच्चों, उत्तराखंड की झांकी को दिया गया है। दूसरा पुरस्कार महाराष्ट्र की झांकी नारी शक्ति को दिया गया है। और तीसरा पुरस्कार यूपी में जो दीपोत्सव होता है मेरे बच्चों, उसको जो है तीसरा पुरस्कार दिया गया है। ठीक है, आगे देखते हैं। संगीत कला निधि पुरस्कार 2023 कर्नाटक गायिका बंबो जयश्री को दिया गया है। संगीत कला निधि पुरस्कार 2023 कर्नाटक गायिका बॉम्बे जयश्री को दिया गया है। अच्छा 28वां देवी शंकर अवस्थी स्मृति सम्मान 2022 सुजाता को दिया गया है। किस कृत के लिए दिया गया है? ये आलोचना का स्त्री पक्ष पुस्तक के लिए दिया गया है। आलोचना का स्त्री पक्ष पुस्तक के लिए मेरे बच्चों दिया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं मेरे बच्चों। ठीक है, बहुत तगड़ा प्रश्न है, एग्जाम में सीधे फंसने वाला प्रश्न है मेरे बच्चों। साहित्य अकादमी पुरस्कार 2022 देखिए, साहित्य अकादमी पुरस्कार 2022 मेरे बच्चों हिंदी कवि जो है बद्री नारायण को दिया गया है। सीधे आपकी परीक्षा में आएगा, सीधे यूपी पीसीएस में छपेगा। हिंदी कवि बद्री नारायण को तुमड़ी के शब्द के लिए दिया गया है, 1 लाख रुपए भी दिए गए हैं। अंग्रेजी के लिए अनुराधा राय को दिया गया है, उर्दू के लिए अनीस अशफाक को दिया गया है। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2022 टेनिस खिलाड़ी अचंता शरत कमल को दिया गया है। 2022 में 25 लाख रुपए भी मिले हैं। और 2020 का मनिका बत्रा को मेजर ध्यानचंद पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अर्जुन पुरस्कार के लिए मेरे बच्चों 15 लाख रुपया दिया जाता है, और मेजर ध्यानचंद जो है के लिए जो है आपको 25 लाख रुपए जो है दिया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं।
देखिए, द्रोणाचार्य पुरस्कार 2022 नियमित श्रेणी, द्रोणाचार्य पुरस्कार जो दिया गया है नियमित श्रेणी के लिए मेरे बच्चों, वो जीवन जोत सिंह तेजा को तीरंदाजी के लिए दिया गया है, साथ में 10 लाख रुपया भी दिया गया है। मोहम्मद अली कमर मुक्केबाजी को दिया गया है। सुमा सिद्धार्थ सिरूर पैरा निशानबाजी को दिया गया है। सुजीत मान कुश्ती के लिए दिया गया है। लाइफ टाइम अचीवमेंट 15 लाख रुपया दिया जाता है। लाइफ टाइम अचीवमेंट जो है द्रोणाचार्य पुरस्कार दिनेश जवाहर लाल को क्रिकेट के लिए दिया गया है। विमल प्रफुल्ल घोष को फुटबॉल के लिए दिया गया है और राज सिंह को कुश्ती के लिए मेरे बच्चों दिया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। गांधी मंडेला अवार्ड 2022 मेरे बच्चों, गांधी मंडेला अवार्ड 2022 इसको भी देख लीजिए, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, देखिए, गांधी मंडेला अवार्ड 2022 शांति को बढ़ावा देने के लिए दिया जाता है। ये दलाई नामा को दिया गया है। किसको दिया गया है? दलाई नामा को। अब्दुल कलाम सेवा पुरस्कार 2022 किसे दिया गया है? रवि कुमार सागर को दिया गया है। ये सीईओ हैं आरकेएस इन्नो समूह के। ठीक, 25वां श्री चंद्रशेखर सरस्वती एलिमेंट्स अवार्ड दिया गया है। 25वां श्री चंद्रशेखर सरस्वती एलिमेंट्स अवार्ड 2022 किसे दिया गया है? उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू को दिया गया है। दादा साहब फाल्के पुरस्कार 2022 वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। चलिए, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है मेरे बच्चों, ध्यान रखना। दादा साहब फाल्के पुरस्कार जो है आन मिलो सजना कटी पतंग फिल्मों के लिए अभिनेत्री आशा पारेख को 2022 का दिया गया है और 2021 का रजनीकांत को दिया गया था। ध्यान रखना, 2021 को रजनीकांत को दिया गया था और 2022 का जो है आशा पारेख को दिया गया था। अगर आपको यूपी पीसीएस में 25 नंबर लेना है, 25 पे 25 करंट सही करना है, तो आप हमारे साथ लगे रहिए। एक बार आप पढ़ के देखिए, आने वाले एग्जामों में तहस नहस आप मचा देंगे। लाल बहादुर शास्त्री पुरस्कार 2022 आईआईएम अहमदाबाद के निदेशक बकुल ढोलकिया को दिया गया है। 68वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2022 सर्वश्रेष्ठ फिल्म सोराराई पोट्टू निदेशक सुधा कांगरा को दिया गया है। और संपूर्ण मनोरंजन जो है के क्षेत्र में तानाजी अनसंग वॉरियर ओम राउत की मूवी है, अजय देवगन प्रमुख भूमिका में थे, इसको भी बहुत अच्छी मूवी है, इसको भी दिया गया है। ध्यान रखना, 68वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2022 में मेरे बच्चों रेमन मैग्सेसे पुरस्कार, ये तो आप जानते होंगे कितना अच्छा पुरस्कार है, कितना इंपॉर्टेंट पुरस्कार है। रेमन मैग्सेसे पुरस्कार 2022 देखिए, कंबोडिया मनोचिकित्सक सोथियारा छिम को दिया गया है। जापानी नेक रोग तदाशी हितोरी को दिया गया है। फिलीपींस बाल रोग विशेषज्ञ बर्नार्डेट मैड्रिड पर्यावरण कार्यकर्ता गैरी बेन चेघी को दिया गया है। ठीक है, ध्यान रखना, ये रेमन मैग्सेसे पुरस्कार जो है 2022 को जो है दिया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए भैया, अब इसको तो जरूर पढ़ना, ये रामबाण सीधे परीक्षा में पूछा जाने वाला जो है प्रश्न है, सीधा परीक्षा में आपका पूछा जाएगा। मेरे बच्चों, आप लोग चाहे तो स्क्रीनशॉट खींच सकते हैं, क्योंकि मैं आपको बता दूं ये जो करंट अफेयर्स है ये बिल्कुल सेलेक्टिव करंट अफेयर्स है। ऐसी करंट अफेयर्स आपको मिलेगी नहीं, ऐसी करंट अफेयर्स आपको नहीं मिलेगी, कहीं नहीं मिलेगी। अगर 25 में 25 सही करना चाहते हैं तो आप देखिए 95वां ऑस्कर अवार्ड 2023 लॉस एंजलिस में इसकी घोषणा की गई। कहां? लॉस एंजलिस में। रूथ ई कार्टर बेस्ट कॉस्ट्यूम डिजाइनर, ध्यान से सुनिएगा। मिशेल यो सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री। ऑस्कर प्रेजेंट करने वाली तीसरी भारतीय महिला मेरे बच्चों दीपिका पादुकोण 2023। देखना कितना इंपॉर्टेंट, दीपिका पादुकोण 2023, प्रियंका चोपड़ा 2016, परसिस खामांडा 1980, 3 महिलाएं हैं। बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग
बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग नाटू नाटू आरआर राजा मौली की मूवी को दिया गया है। इससे आप अच्छी तरीके से परिचित होंगे मेरे बच्चों, ध्यान रखना। ठीक, आगे देखिए। बेस्ट डॉक्यूमेंट्री शॉर्ट फिल्म द एलिफेंट विस्पर्स को दिया गया है कार्तिक गोंजाविस की जो है निर्देशक के रूप में। बेस्ट फिल्म कौन सी है? एवरीथिंग एवरीवेयर ऑल एट वंस, ये बेस्ट फिल्म है 95 ऑस्कर अवार्ड की, डेनियल कॉन और डेनियल सेनर्ट को दिया गया है मेरे बच्चों। आगे देखिए। बेस्ट निदेशक, बेस्ट निदेशक डेनियल कॉन और डेनियल स्कैनकर्ट, आपको पता है इनकी बेस्ट फिल्म कौन थी, उसके लिए दिया गया है एवरीथिंग एवरीवेयर ऑल एट वंस। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता ब्रेंडन फ्रेजर फिल्म द व्हेल के लिए दिया गया है। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री मिशेल यॉ एवरीथिंग एवरीवेयर ऑल एट वंस के लिए दिया गया है मेरे प्यारे बच्चों। देखिए, अभी ये तो 95वां ऑस्कर अवार्ड था। अब जो है मेरे बच्चों ग्लोबल पुरस्कार 2023, गोल्डन ग्लोबल पुरस्कार 2023 मेरे बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। ये पुरस्कार 2023 आरआर गीत नाटू नाटू को सर्वश्रेष्ठ मौलिक गीत में जो है बिल्कुल मिली थी। सर्वश्रेष्ठ फिल्म द फैबलमैन्स निर्देशक स्टीवन स्पीलबर्ग को दिया गया है। गोल्डन ग्लोब पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ फिल्म मेरे बच्चों द फैबलमैन्स निर्देशक स्टीवन स्पीलबर्ग को दिया गया है। अभिनेता ऑस्टिन बटलर एविल्सन के लिए दिया गया है। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री कैट ब्लैचेट फिल्म तारा के लिए दिया गया है। एल्विस के लिए दिया गया है सर्वश्रेष्ठ अभिनेता, और जो है सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री फिल्म तारा के लिए दिया गया है। ध्यान रखना, ये भी पुरस्कार बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एबल अवार्ड 2023 सीधे डायरेक्टली पूछा जाता है लुइस कैफ्रेली को दिया गया है। किसको? लुइस कैफ्रेली। नोट, शशि थरूर फोर्ब्स सर्वोच्च सम्मान, मतलब शशि थरूर को अभी हाल ही में मेरे बच्चों फ्रांस का सर्वोच्च सम्मान मिला है। क्या है? सेल्वेयर द ला लीजन दी ऑनर, ये शशि थरूर को जो है दिया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, देखिए देखिए सीधे परीक्षा में पूछा जाने वाला प्रश्न मेरे बच्चों, सीधे परीक्षा में आने वाले प्रश्न है ये, ध्यान रखना। देखिए प्रिट्जगर पुरस्कार 2023 वास्तुकला के क्षेत्र में दिया जाता है। सर डेविड एलान को दिया गया है चीपरफील्ड, सर डेविड एलान चीपरफील्ड को जो है प्रिट्जगर पुरस्कार जो है मेरे बच्चों दिया गया है। देखिए संयुक्त राष्ट्र का चैंपियन ऑफ द अर्थ अवार्ड 2022 मेरे बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है। चैंपियन राष्ट्र, संयुक्त राष्ट्र का चैंपियन ऑफ द अर्थ अवार्ड 2022 असम की वन्य जीव विज्ञानी है पूर्णिमा देवी वर्मन को दिया गया है। किसे? पूर्णिमा देवी वर्मन को दिया गया है। अच्छा, सियोल पुरस्कार से आपको पता है नरेंद्र मोदी को भी सम्मानित किया जा चुका है, पता है कि नहीं पता है? बिल्कुल मेरे बच्चों। तो सियोल पुरस्कार की अगर बात करें मेरे बच्चों 2022, वर्ल्ड वाइड वेब की खोजकर्ता टिम बर्नर्स-ली, इनको जो है दिया गया है 2022 का इनको दिया गया है टिम बर्नर्स-ली। 2020 में थॉमस बाख को दिया गया था और 2018 में नरेंद्र मोदी को दिया गया था जो हमारे पीएम हैं। अच्छा, बुकर पुरस्कार 2022 ये भी इंपॉर्टेंट है। शेहान करुणा तिलका उपन्यास द सेवन म्यून्स ऑफ माली अल्मेडा, ये बुकर पुरस्कार 2022 शेहान करुणा तिलका को दिया गया है मेरे बच्चों। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, अगर पुरस्कारों की बात हो, अगर मेरे बच्चों
पुरस्कारों की बात हो और नोबेल पुरस्कार से क्वेश्चन ना पूछा जाए तो मेरे बच्चों ऐसा हो नहीं सकता है। नोबेल पुरस्कार आपको पता है मेरे बच्चों, नोबेल पुरस्कार बहुत ही इम्पोर्टेंट पुरस्कार होने वाले हैं। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन आएंगे। देखिए, सुनना आपका काम है और याद कराना मेरा काम है। मैं आपको ऐसे याद कराऊंगा मेरे बच्चों कि आपको तुरंत याद हो जाएगा, ऐसे याद कराऊंगा कि आप भूलेंगे नहीं। नोबेल पुरस्कार मैं ऐसे आपको याद कराऊंगा मेरे बच्चों कि आप कभी भूलेंगे नहीं। चलिए स्टार्ट करते हैं नोबेल पुरस्कार। ठीक है, तो मेरे बच्चों इसमें जो है आपको बता दें, ठीक, नोबेल प्राइज़ जो है फिजिक्स के क्षेत्र में जो मेरे बच्चों दिया गया है मेरे बच्चों, बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है। इसको याद कैसे करोगे, याद कैसे करोगे, सबसे बड़ी बात ये है। तो मैं याद करने का तरीका भी आपको बताऊंगा। देखिए, फिजिक्स के लिए मेरे बच्चों नोबेल पुरस्कार, ठीक है, नोबेल पुरस्कार भौतिकी के लिए किससे, मैं बता दूं किसके लिए दिया गया है। तो मेरे बच्चों ये जो है क्वांटम मैकेनिक्स के क्षेत्र में काम करने के लिए दिया गया है। क्वांटम मैकेनिक्स के क्षेत्र में काम करने के लिए दिया गया है, 2022 के हैं। देखिए इसे कैसे याद करेंगे मैं आपको बता दूं। ठीक है, मान लीजिए आप पढ़ रहे हैं एक क्लास में आप पढ़ रहे हैं, जैसा कि हमने लिखा है एक कक्षा में, क्लास मतलब कक्षा, एक क्लास में पढ़ रहे हैं किसको, एलियन को। कक्षा में पढ़ रहे हैं, टॉपिक कौन सा है, एलियन और न्यूटन्स लॉ जो है आपको पढ़ाया जा रहा है। तो जो फिजिक्स के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिए गए हैं, क्लासेस मतलब जॉन क्लासर, एलियन मतलब एलियन एस्पेक्ट और न्यूटन मतलब एंटन। एक एक वर्ड से आपको पहचानना है और ये आपको याद रहेगा। चलिए आगे हम बढ़ते हैं। नोबेल प्राइज मेडिसिन चिकित्सा के क्षेत्र में, नोबेल प्राइज मेरे बच्चों मेडिसिन चिकित्सा के क्षेत्र में स्वाता पाम्बो को दिया गया है। स्वातो पाम्बो को किस लिए, मानव के क्रमिक विकास की खोज के लिए। अब इसको याद करना है मेरे बच्चों, स्वस्थ रहने के लिए पा मेडिसिन लेनी है, स्वस्थ रहने के लिए पा मेडिसिन लेनी है। तो स्वस्थ मतलब स्वाते, पा मतलब पाम्बो। ठीक है मेरे बच्चों, पा मतलब पाम्बो। चलिए आगे बढ़ते हैं। नोबेल प्राइज जो है साहित्य लिटरेचर में किसे दिया गया है, नोबेल पुरस्कार लिटरेचर में किसे दिया गया है, देख लीजिए मेरे बच्चों, लिटरेचर में, ठीक है, साहित्य में। देखिए, आसान भाषा में गंभीर मुद्दों पर बात करने और लेखन में साहस के साथ संवेदना दर्शाने के लिए जो है लिटरेचर का नोबेल पुरस्कार दिया गया है। और ये किसे दिया गया है, एनी एर्नॉक्स को दिया गया है। ठीक है, मतलब देखो, आप मूवी देखने जाते हैं, आईनॉक्स में जाते होंगे। मतलब अगर कोई मूवी साहित्य के ऊपर बनी है तो आप कहाँ देखने जाओगे, आईनॉक्स में देखने जाओगे। तो मेरे साहित्य आईनॉक्स में देखते हैं, मतलब आईनॉक्स थिएटर है। ठीक है, आईनॉक्स थिएटर है और साहित्य में का जो मूवी बनेगी वो आईनॉक्स थिएटर में आप जाओगे। तो साहित्य का जो नोबेल पुरस्कार हो एनी जो है एर्नॉक्स को दिया गया है। नोबेल पुरस्कार इकोनॉमिक्स अर्थशास्त्र का किसे दिया गया है, तो देखिए अर्थशास्त्र में मैं आपको बता दूं मेरे बच्चों, अर्थशास्त्र में जो नोबेल पुरस्कार दिया गया है वो मेरे बच्चों जो है वो दिया गया है। ठीक है, इसको थोड़ा मैं डस्ट कर देता हूं। ठीक है, देखिए हाँ, नोबेल पर इकोनॉमिक्स अर्थशास्त्र की बात होती है। अर्थशास्त्र मतलब जो है, जो हमारी अर्थव्यवस्था जो है नीचे गिर रही है कि ऊपर गिर रही है। फॉर रिसर्च ऑन बैंक एंड फाइनेंस क्राइसिस, किसके लिए दिया गया है, फॉर रिसर्च एंड बैंक एंड फाइनेंस क्राइसिस। ठीक है, इसके लिए जो है अर्थशास्त्र का जो है आपका नोबेल पुरस्कार दिया गया है। तो देखिए, किसी भी देश की इकोनॉमी फ्लिप तब करती है, मतलब किसी भी देश की इकोनॉमी फ्लिप मतलब ऊपर तब चढ़ती है जब वह डायमंड को बैन कर दे, तो इकोनॉमी फ्लिप तब करती है, फिलिप एच डायमंड
बविंग है तो फिलिप से फिलिप एच। फिलिप तब करेगी जब डायमंड को आप बैन करें। डायमंड मतलब डगलस 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 डायमंड, ये हो गया। और बैन मतलब बैन एस बर्नार्ड के। इस तरह इसको जो है आप याद करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। नोबल पुरस्कार मेरे बच्चों केमिस्ट्री, नोबल पुरस्कार केमिस्ट्री, भैया रसायन के क्षेत्र में नोबल पुरस्कार किसे दिया गया है, इसको भी देख लो आप। ठीक है, इसको भी मेरे बच्चों आप लोग देखिएगा। ठीक है जी जी, केमिस्ट्री। ठीक, देखिए रसायन के क्षेत्र में नोबल पुरस्कार कैरोलिना बर्टोनी को, मार्टिन वेल्टन को, बेरी शार्पलेस को। तो इसको याद कैसे करोगे, ये किसके लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया है? क्लिक केमिस्ट्री और बायो ऑर्गन और ऑर्थोगोनल केमिस्ट्री के विकास के लिए दिया गया है। अच्छा, इसको कैसे याद करोगे? एक आदमी जो है कंपटीशन से जो मेडल लाता है जीत करके, उस मेडल को शार्पलेस मतलब साफ करने के लिए, उस मेडल को साफ करने के लिए, शार्पलेस करने के लिए कैरोसिन डालता है, कैरोसिन का तेल डालता है। तो आदमी मेडल साफ करेगा, मेडल से ये आपका जो है आपका हो जाएगा मेल्डन, और शार्पलेस से ये आपका शार्पलेस, और कैरोसिन मतलब कैरोलिन। इस प्रकार कोड भाषा में आप याद करेंगे। तो मेरे बच्चों शांति के लिए देखिए, शांति के लिए पुरस्कार किसे दिया गया है? शांति के लिए नोबेल पुरस्कार शांति के लिए मेरे बच्चों किसे दिया गया है? ये मेमोरिकल, ये जो है मेमोरियल रशिया सेंटर ऑफ सिविल लिबर्टी यूक्रेन। ठीक है, सेंटर ऑफ सिविल लिबर्टी यूक्रेन। ठीक है, अब किसे दिया गया है? ये दिया गया है एलिस बिलियाट्स्की। एलिस बिलियाट्स्की मतलब ए लेस है, ए बड़ा है, ए लेस बी, ए लेस बियात्स्की। ठीक है, एलेस देन बियात्स्की। शांति लोकतंत्र की स्थापना के लिए समाज के महत्व पर जोर देने के लिए मेरे बच्चों जो है ये पुरस्कार दिया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ऑपरेशन और प्रमुख अभियान मेरे बच्चों, ऑपरेशन और प्रमुख अभियान, यहाँ से जो है मेरे बच्चों आपको जो है क्वेश्चन आपको करना है, यहाँ से क्वेश्चन आपको करना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑपरेशन और प्रमुख अभियान। ठीक है, ऑपरेशन और प्रमुख अभियान। ऑपरेशन और प्रमुख अभियान। चलिए चलिए आगे इधर से देते हैं, ऑपरेशन और प्रमुख अभियान। ठीक है, चलिए ऑपरेशन और प्रमुख अभियान हम लोग वहाँ से जो है करेंगे। ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। यस, इस पे बढ़ते हैं, पेज नंबर 13। चलिए देखिए, आपको पता है कि प्रमुख ऑपरेशन अभियान पूछे जाते हैं, ध्यान रखना, इसको पढ़ के आपको जाना है, क्योंकि एक प्रश्न यहाँ से बिल्कुल आपका आने वाला है, एक प्रश्न आपका बिल्कुल यहाँ से आने वाला है मेरे बच्चों। देखिए, अभ्यास खंजर भारत किर्गिस्तान। ठीक, अभ्यास तर्कस भारत अमेरिका। ठीक, कोप इंडिया भारत अमेरिका। धर्म गार्जियन भारत जापान। अभ्यास दुस्तलिक भारत उज्बेकिस्तान। ऑपरेशन दोस्त भारत तुर्की सीरिया। ऑपरेशन कोंकण भारत यूके। ऑपरेशन कोंकण मेरे बच्चों भारत और यूके। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, वीर गार्जियन, ऑपरेशन वीर गार्जियन भारत जापान। नौसेना अभ्यास वरुण 21 भारत फ्रांस। काजिंद भारत कजाकिस्तान। गरुण शक्ति 2022 भारत और इंडोनेशिया।
वज्र प्रहार भारत अमेरिका 2022, ये प्रमुख जो है अभियान थे मेरे बच्चों। चलिए आगे बढ़ते हैं। अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रम में हम लोग बढ़ेंगे। कुछ अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रम मैंने इसमें भी करवाया है, ठीक है, और इसमें बढ़ते हैं। देख लीजिए, आपका कोई भी प्रश्न नहीं छूटने वाला है, कोई भी प्रश्न नहीं छूटेगा मेरे बच्चों। चलिए आइए देखते हैं। देखिए, पानी पीते हैं पहले। थोड़ा आराम करने का भी मौका मिल जाए। आप लोग जो है अभी जो पेपर होने वाला है, आप निश्चिंत होकर पढ़ के जाइए। सारे प्रश्न आपके जो है इसमें सही होने वाले हैं मेरे बच्चों। चलिए बढ़ा जाए। देखिए, अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रम में हम बढ़ते हैं। फिनलैंड। फिनलैंड मेरे बच्चों बना 31वां देश, नाटो का 31वां देश। अभी आपको पता होगा कि नाटो में बहुत सारे देश शामिल हो रहे हैं, ठीक है। इसके पहले दक्षिणी मैसेडोनिया भी शामिल हुआ है, 30वां जो देश था। और नाटो में अभी आपको पता है रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध जो छिड़ा है वो इसी वजह से है, क्योंकि यूक्रेन भी जो है नाटो में शामिल होने को लेकर ये युद्ध बराबर चलता रहेगा। इस युद्ध को हम सफल नहीं कह सकते हैं, क्योंकि जब कोई युद्ध ज़्यादा दिन चलता है तो वो सक्सेस नहीं होता है, ठीक है। चलिए देखिए, टाइम 100 सूची में, टाइम की 100 सूची में अभिनेता शाहरुख खान शीर्ष पे हैं। नॉर्वेजियन कंपनी एक है, नारलेड ने हाइड्रोजन द्वारा संचालित दुनिया की पहली फेरी एमएफ हाइड्रा को सफलतापूर्वक लॉन्च किया, ठीक है। अच्छा, यहां से सीधे प्रश्न आपको मिलने वाला है, यहां से सीधे प्रश्न आपको मिलेगा, सीधे परीक्षा में पूछा जाएगा। वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2023, जिसे हम खुशहाली सूचकांक के नाम से जानते हैं मेरे बच्चों, जिसे हम खुशहाली सूचकांक के नाम से जानते हैं, ठीक है। यहां से प्रश्न आपका पूछा जाएगा, 100% आपको मिलने वाला है मेरे बच्चों, ध्यान रखना, बिल्कुल छपेगा। तो मेरे बच्चों, खुशहाली सूचकांक 2023 में यह संयुक्त राष्ट्र सतत विकास जारी करता है, 137 देशों ने भाग लिया। इसके कारक कौन कौन, किस किन चीजों को ध्यान में रख करके मेरे बच्चों खुशहाली सूचकांक को जो है बनाया जाता है। कभी कभी एग्जाम में कारक पूछ लेता है, कारक मतलब जो है जिन तथ्यों को ध्यान में रख करके जो है रैंकिंग बनाई जाती है, उन तथ्यों पर कौन सा देश खरा उतरता है, कौन सा देश खरा उतरता है, तो उसी को लेकर के मेरे बच्चों जो है यहां पर ये खुशहाली सूचकांक बनाया गया है। इसमें मेरे बच्चों जो है जीवन प्रत्याशा है, जीवन विकल्प बनाने की स्वतंत्रता है, उदारता और भ्रष्टाचार की धारणा पर आधारित तथ्यों को ध्यान में रखकर काम किया गया। अभी चर्चा हो रही थी कि रूस और यूक्रेन का जो युद्ध हो रहा है, तो विश्व प्रसन्नता सूचकांक में उनकी रैंक काफी ज्यादा गिर जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ है मेरे बच्चों, ऐसा नहीं हुआ है। इसमें 70, रूस की जो है 70वीं रैंक है और यूक्रेन के 92वीं रैंक है मेरे दोस्तों। फिन फिन फाइन फाइन फाइन, भाई फाइन फाइन मतलब खुश, फिन। तो जो पहले नंबर पे है मेरे दोस्तों वो फिनलैंड है, जो पहले नंबर पे है वो फिनलैंड है, 7.804 के लेकर के। और जो दूसरे नंबर पे वो डेनमार्क है, 7.5 इसको लेकर के। तीसरे पे आइसलैंड है 7.530 को। मेरे बच्चों 126वीं रैंक भारत की है, 126वीं रैंक 137 में है। इसके पहले मेरे बच्चों 136वीं थी, ध्यान रखना, ध्यान रखना, भारत की 2022 में 136वीं रैंक थी। अच्छा आगे देखिए, 137 नंबर पर लास्ट नंबर पे कौन है, लास्ट नंबर पे मेरे बच्चों
देखिए मैं आपको बता दूं, ठीक है, कुछ समय तक आवाज़ मेरी जो है नहीं आई है, उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ, ठीक है। अब इसमें जो है मैं प्रीवियस पे मैं आपको बता दूं, चलिए फिर प्रीवियस ईयर मैं बाद में करवाऊंगा, ठीक है। कुछ समय के लिए आवाज़ इसकी चली गई थी, निश्चिंत रहो, मैं आपको जो है सारी चीज़ें बताऊंगा, ठीक है। इसको मैं फिर से जो है थोड़ा अ, देखिए ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2022 में, जिसे हम विश्व भुखमरी सूचकांक बोलते हैं, 2021 में भारत का स्थान 101 है, 2022 में 107 है, ठीक है, इतना ध्यान रखना, 2022 में 107 है। देखिए यस, कुल भुखमरी सूचकांक, भुखमरी सूचकांक मेरे बच्चों 2021 में 101, 2022 में 107 नंबर पे है, 2019 में 102 था, 2020 में 94 था। ये पड़ोसी देशों की स्थिति है, श्रीलंका 64 नंबर पे है, म्यांमार 71 पे है, नेपाल 81 पे है, बांग्लादेश 84 पे है, पाक 99 पे है और अफगानिस्तान 109 पर है। जीरो। अब आगे मेरे बच्चों मैं आपको बता दूं, देखिए ये कुछ भारत का जो स्कोर है वो 29.9 है, तो उसके हिसाब से भारत इसमें आएगा, तो भारत की स्थिति जो है बहुत सीरियस है, ध्यान रखना, भारत की स्थिति जो है बहुत ही सीरियस है। चलिए आगे बढ़ते हैं। वाराणसी पहली सांस्कृतिक एवं पर्यटन राजधानी बन गई है मेरे बच्चों, ध्यान रखना। संघाई सहयोग संगठन, संघाई सहयोग संगठन का 23वां शिखर सम्मेलन भारत में मुख्यालय बीजिंग में है, ठीक है, ध्यान रखना। मानव विकास सूचकांक रिपोर्ट 2021-22, 191 देशों में 132वें नंबर पे है मानव विकास में, पिछले साल 131वें पे था। स्विट्जरलैंड पहले पे है, नॉर्वे दूसरे पे है, 191 पे दक्षिणी सूडान है, पाक है 161वें पर मेरे बच्चों। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखो इसके लिए मेरे बच्चों मैं आपको बता दूं, जो ये इंडेक्स है, जो इंडेक्स है मानव विकास सूचकांक, मानव विकास सूचकांक रिपोर्ट जो है मेरे बच्चों, ये इसके मापदंड क्या है, ये किन चीजों को ध्यान में रख करके मानव विकास रिपोर्ट जो है बनाई जाती है, मानव विकास रिपोर्ट जो है बनाई जाती है मेरे बच्चों, ठीक। तो मेरे बच्चों जो है चार मापदंड, चार मापदंड देखिए, चार मापदंड कौन से हैं? जन्म के समय जीवन प्रत्याशा, स्कूली शिक्षा के औसत वर्ष और स्कूली शिक्षा के अपेक्षित वर्ष, प्रति व्यक्ति सकल राष्ट्रीय आय, ये मानव विकास सूचकांक इससे जो है निकाला जाता है। अच्छा, भारत में महिला जीवन प्रत्याशा मेरे बच्चों, भारत में महिला जीवन प्रत्याशा, ठीक है, भारत में महिला जीवन प्रत्याशा 2020 71 वर्ष थी और 2021 में 68.8 वर्ष थी। महिलाओं के लिए स्कूली शिक्षा की औसत वर्ष 12.6 जो है अब घटकर 11.9 बची है, ध्यान रखना, ठीक है। 2021 में 2020 में 71 वर्ष थी, 2021 में 68.8 आ गई है, फिर 2021 में जो है आपकी जो है 2020 में 12.6 थे, अब 11.9 आ गई है। अगर पूरे भारत की जीवन प्रत्याशा की बात करें तो 67.2 है। स्कूली शिक्षा में औसत वर्ष 6.7 वर्ष है। प्रति व्यक्ति सकल राष्ट्रीय आय 5.25 लाख है। थीम अनिश्चित समय मेरे बच्चों, थीम देखिए, ठीक है, अनिश्चित समय अनसुलझा जीवन परिवर्तन में एक दुनिया में हमारे भविष्य का आकार देना, ये इसकी जो है राष्ट्रीय थीम थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। बिल्कुल आप बिल्कुल बने रहना मेरे बच्चों, अगर आपको पीसीएस में सारे प्रश्न लेना है। नोट 26वीं राष्ट्रमंडल शिखर बैठक किगाली रवांडा में, ध्यान रखना,
27वीं 2024 में होगी समाओ चोगम में। 27वीं राष्ट्रमंडल शिखर सम्मेलन बैठक समोआ चोगम में, और इसके पहले किगाली रवांडा में। ब्रिक्स का 14वां शिखर सम्मेलन चीन 2022 और 15वां दक्षिण अफ्रीका में होगा। 2022 चीन में हुआ है ब्रिक्स का, और 15वां जो है दक्षिण अफ्रीका में होगा 2023 में। चलिए आगे बढ़ते हैं मेरे बच्चों। देखिए ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स 2022, ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स 2022 जारी करता है इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट। दिल्ली 112वें पर, मुंबई 117वें पर है, ध्यान रखना। ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स 2022 में वियना ऑस्ट्रिया नंबर 1 पर है, पहले स्थान पे है। कोपेनहेगन डेनमार्क दूसरे स्थान पे है, और तेहरान सबसे बाद में है। ध्यान रखना, इसमें दिल्ली 112 पे है, मुंबई 117 पे है मेरे बच्चों। चलिए आगे आइए। ग्लोबल पीस इंडेक्स मेरे बच्चों, ग्लोबल पीस इंडेक्स बहुत इंपॉर्टेंट है। ग्लोबल पीस इंडेक्स देखिए, ग्लोबल पीस इंडेक्स 2022 इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक एंड पीस। ग्लोबल पीस इंडेक्स 2022 जारी कौन करता है? इकोनॉमिक्स फॉर इकोनॉमिक एंड पीस। कुल देश 163 भाग लिया, भारत का 135वां है ग्लोबल पीस इंडेक्स में, ध्यान रखना 135वां है। आइसलैंड पहले पर है, न्यूजीलैंड दूसरे पर है, लास्ट में है आपका अफगानिस्तान 167 पे है, पाक चीन पे 89 नंबर पे है, नेपाल 73, बांग्लादेश 96 पे। चलिए आगे बढ़ते हैं। पर्यावरण निष्पादन सूचकांक 2022, पर्यावरण निष्पादन सूचकांक 2022 विश्व आर्थिक मंच के द्वारा जारी किया जाता है। कुल 180 देशों ने भाग लिया है, भारत 180 नंबर पे है, ठीक है। और 18 से 90 भैया बहुत बेकार, इसका मानक 18 से 90 है। मानक वायुमंडल पेयजल पर आच्छादित लिया जाता है। 180 में 180 नंबर पर भारत है, बहुत बेकार स्थित है। 168वां स्थित जो है 2021 में थी, पाक 176 पे है। चलिए विश्व प्रेस सूचकांक बहुत आता है, विश्व प्रेस सूचकांक बहुत पूछा जाता है मेरे बच्चों। विश्व प्रेस सूचकांक स्वतंत्रता सूचकांक 2022 रिपोर्ट विद ऑर्डर वांडर के द्वारा जारी की जाती है। कुल देश 180 है, नॉर्वे पहले पे है, डेनमार्क दूसरे पे है, भारत 150 पे है प्रेस में, और 157 पे पाक है, 175 पे चीन है, 180 पे उत्तर कोरिया है। भारत की 150वीं रैंक है विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में मेरे बच्चों। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करेंगे हम केंद्रीय बजट पे मेरे बच्चों। केंद्रीय बजट, यहां से प्रश्न बिल्कुल आपको मिलेगा। केंद्रीय बजट के विषय में हम बात करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। केंद्रीय बजट से प्रश्न आने वाला है मेरे बच्चों, ध्यान रखना। केंद्रीय बजट, यहां से आपको डायरेक्टली प्रश्न आएगा, डायरेक्टली मेरे बच्चों प्रश्न आपका पूछा जाएगा केंद्रीय बजट से, ध्यान रखना। चलिए इसको थोड़ा मैं जूम और करता हूं, देखिए ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि केंद्रीय बजट से प्रश्न जरूर पीसीएस में रखे हुए हैं, पीसीएस में प्रश्न रखे हुए हैं। केंद्रीय बजट, केंद्रीय बजट 2023-24। अच्छा, निर्मला सीतारमण द्वारा 1 फरवरी 2023 को लोकसभा में प्रस्तुत मोदी सरकार का 11वां बजट, एक अंतरिम बजट सहित यह 11वां बजट है, उनके दूसरे कार्यकाल का 5वां बजट है, ध्यान रखना, ठीक है। देश की प्रति व्यक्ति आय लगभग 9 वर्षों में दोगुनी होकर 1.97 लाख हो गई है। कितनी? 1.97 लाख हो गई है मेरे बच्चों। आगे देखिए, भारतीय अर्थव्यवस्था आकार में बढ़कर 9 वर्षों में विश्व की 10वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था से 5वें नंबर पर आ गई है। बहुत सही, 9 वर्षों में, मतलब उनके शासनकाल में, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के शासनकाल के जो है 9 वर्ष पूरे होने तक जो है ये मेरे बच्चों जो है 10 नंबर से 5वें नंबर पे आ गई है। अच्छा, स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत 11.7 करोड़ परिवारों को शौचालय की व्यवस्था की गई है। स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत 11.7 करोड़ परिवारों में
शौचालय की व्यवस्था की गई है। ये बजट के अंदर मेरे बच्चों बताया गया है। आपको पता है कि बजट से क्वेश्चन आने हैं और जो क्वेश्चन आएंगे वो यहीं से आएंगे। आपको कुछ भी नहीं पढ़ना है, कोई किताब नहीं पढ़ना है। ये दावा है कि आपके प्रश्न यहीं से फंसेंगे। देखिए, उज्ज्वला उज्ज्वला योजना तो आप समझते होंगे। उज्ज्वला योजना अभी गैस से संबंधित है मेरे बच्चों। आपको पता है उज्ज्वला योजना के अंतर्गत जो है 9.6 करोड़, भैया 9.6 करोड़ एलपीजी कनेक्शन दिए गए हैं। 9.6 करोड़ एलपीजी कनेक्शन दिए गए हैं। 102 करोड़ लोगों को 220 करोड़ कोविड टीकाकरण हुआ है। पीएम किसान सम्मान निधि के अंतर्गत, पीएम किसान सम्मान निधि के अंतर्गत 11.4 करोड़ से अधिक, कितने, 11.4 करोड़ से अधिक किसानों को 2.2 लाख करोड़ का नगद भुगतान भी किया गया है। 2.2 लाख करोड़ का नगद भुगतान भी किया गया है। अच्छा, बजट जो हमारा हुआ है, बजट में मुख्यतः जो मेरे बच्चों 7 स्तंभों के ऊपर चर्चा की गई है, जिन्हें हम सप्तऋषि के नाम से भी हम जानते हैं। सप्तऋषि के नाम से हम जानते हैं। तो ये 7 स्तंभ क्या हैं? पिछली बार जब बजट बना था तो उससे क्वेश्चन पूछा गया था, निम्न में बजट के 7 स्तंभों में कौन सा नहीं है? तो आप ऐसे करके भी क्वेश्चन जो है आ सकते हैं, ऐसे करके भी क्वेश्चन जो है आ सकते हैं। ये भी निकाला हमने। ऐसे करके भी क्वेश्चन जो है आ सकते हैं। तो ध्यान रखना, वो जो 7 स्तंभ हैं वो कौन से हैं? 7 स्तंभ वो कौन से हैं मेरे बच्चों? तो इसको आप ध्यान रखना। तक पहुंचना है, अवसंरचना एवं निवेश है, सक्षमता को सामने लाना है, हरित विकास है, युवा शक्ति है और वित्तीय क्षेत्र है, और वित्तीय क्षेत्र है मेरे बच्चों। ठीक है, आगे देखिए। वित्तीय वर्ष 2000 मेरे बच्चों, वित्तीय वर्ष 2022-23 दौरान सरकार का कुल व्यय क्या है? 39,44,909 करोड़ बजट में अनुमानित है। 41,87,232 करोड़ मेरे बच्चों, ये संशोधित अनुमान है। चलिए, बजट में हम आगे की तरफ आएंगे। बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट यहां से आपको मिलने वाले हैं। बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको यहां से मेरे बच्चों मिलने वाले हैं, ध्यान रखना। इसके बाहर से जो है कतई नहीं पूछा जाएगा, सब इसी के अंदर मिलेगा मेरे बच्चों। ठीक है, सब इसी के अंदर होगा। ठीक, चलिए आते हैं हम लोग। देखिए, 2023-24 का कुल व्यय और अधिक रुपया, मतलब जो अनुमान लगाया गया था, पहले तो अनुमान 39 लाख करोड़ लगाया गया, फिर संशोधित करके 41 लाख करोड़ किया गया, फिर 2023-24 वो 22-23 का था, ये 23-24 में कुल व्यय और अधिक होगा कितना? 45,03,97 करोड़ का बजट जो है 2022 से 23-24 में बनेगा। यह अब तक का सबसे बड़ा बजट 2023-24 का कुल व्यय से 3,15,865 करोड़ रुपया अधिक होगा। सीधे फैक्ट पूछा जाएगा। मतलब देख लीजिए, जो मेरे बच्चों ये 2023-24 का बजट बनेगा, ठीक है, 45,03,97 करोड़, इसमें से मेरे बच्चों जो 35 लाख करोड़ होगा वो राजस्व खाते में व्यय होगा, और जो आपका जो है 1 लाख करोड़ लगभग होगा वो पूंजी खाते में व्यय होगा। इसको अलग अलग बांटकर जो है व्यय किया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं।
देखिए, प्राप्तियां व्यय के अनुमानों में 2023-24 में राजस्व घाटा 8,69,855 करोड़ रहने का अनुमान बजट है 23-24 में। यह सकल घरेलू उत्पाद का 2.9% है। ध्यान रखना, 2022-23 में राजस्व घाटा जीडीपी का 3.8% है। ध्यान रखना, 3.8% है। रहने का बजट का जो है संशोधित अनुमान जो है वो 4.1 होगा। ठीक, आगे देखिए, 2023-24 में राजकोषीय घाटा 17,86,816 करोड़ अनुमानित, जो कि जीडीपी का 5.9% होगा। ध्यान रखना, मतलब 23-24 का 5.9% होगा, 22-23 का 3.8 है, अनुमान करके 4.9 होगा। ध्यान रखना। चलिए आगे बढ़ते हैं। नोट की हम बात करेंगे मेरे बच्चों, देख लेना, यहां से क्वेश्चन सीधे सीधे मेरे बच्चों पूछा जाएगा, यहां से क्वेश्चन सीधे सीधे पूछा जाएगा। ठीक है, नोट में क्या है देख लीजिए। 2020-21 में जीडीपी का 9.2% राजस्व घाटा, 2020 में 9.2, 2021-22 में 6.7 और 2022-23 में 6.4। इनको बिल्कुल याद करना है क्योंकि डायरेक्टली क्वेश्चन इस पे जो है पूछा जाता है। तो 2020-21 में 9.2, 6.7 और 6.4 22-23 में। लक्षित राजकोषीय घाटा 2025-26 तक 4.5% नीचे रहने का अनुमान है। 2023-24 में प्राथमिक घाटा जीडीपी का 2.3 और 2022-23 में प्राथमिक घाटा 2.8, मतलब पूरा 2022-23 का प्राथमिक घाटा 2.8 और जो है 2023-24 का प्राथमिक घाटा 2.3। तो 2022-23 का जो है मेरे बच्चों प्राथमिक घाटा ज्यादा है, ठीक है, 23-24 की अपेक्षा, और संशोधित 3 है। ठीक, आगे बढ़ते हैं, ब्याज अदायगी के विषय में जो है हम आते हैं। ठीक है, वो हम ब्याज अदायगी के विषय में हम आएंगे मेरे बच्चों, ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है ब्याज अदायगी। ठीक, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, ब्याज अदायगी के विषय में हम लोग आगे बढ़ेंगे। ठीक है, ब्याज अदायगी पे हम लोग अभी हम लोग कर रहे हैं काम। ठीक, यस, इस पे आते हैं मेरे बच्चों, ब्याज अदायगी। ठीक है, देखिए, ब्याज अदायगी देखिए, 2023-24 में 10,79,971 करोड़ और 2022-23 में 9,40,651 करोड़। रक्षा क्षेत्र की बात करेंगे तो 2023-24 में रक्षा क्षेत्र हेतु कुल आवंटन 5.94 लाख करोड़ पिछले से 13% अधिक है। 5.94 लाख करोड़ रुपया रक्षा क्षेत्र में दिया गया है, कुल बजट का 13.18%। 2022-23 में 5.5 करोड़ था, 5.25 करोड़ था, ध्यान रखना। ठीक है, नई कर प्रणाली के अंतर्गत 7 लाख तक की आयकर
मुक्त होंगे। मतलब जिनकी यह 7 लाख होगी उनको कर नहीं पड़ेगा, उनको टैक्स नहीं देना पड़ेगा, ध्यान रखना। चलिए आइए आगे बढ़ते हैं। वार्षिक आय और कर की दर, जिसकी 3 लाख से कम है 0%, 3 से अधिक 6 लाख तक 5%, 6 से अधिक 9 लाख तक इनकम है 10%, 9 लाख से अधिक 12 लाख तक का है 15%, 12 से कम किंतु 15 तक है 20%, और 15 लाख से अधिक है 30% जो है आपको टैक्स देना पड़ेगा, ध्यान रखना। चलिए आगे देखिए। आत्मनिर्भर बागवानी स्वच्छ पौध कार्यक्रम के लिए 2200 करोड़ रुपया। भारतीय बाजरा अनुसंधान हैदराबाद में उत्कृष्ट केंद्र के रूप में बढ़ावा देना है। ठीक है। श्री अन्न अनाजों में ज्वार, बाजरा, कुट्टू, रामदाना, कंगनी, कुकी, कोदो, चीनी, सामा आदि अनाजों को शामिल किया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक, देखिए सीधे प्रश्न आएंगे यहां से सीधे प्रश्न आपको छपेंगे। देखिए सीधे प्रश्न आपको यहां से छपेंगे मेरे बच्चों। ठीक, 2023-24 के लिए बजट में खर्च अनुमान, मतलब 2023-24 के बजट में किसको कितना रुपया दिया गया है। तो सबसे पहले मेरे दोस्तों रक्षा के लिए जो है ये दिया गया है मेरे बच्चों। ठीक है, 4,32,730 करोड़ रुपया रक्षा के लिए, पेंशन के लिए 2,34,000, शिक्षा के लिए 1,12,899, स्वास्थ्य के लिए 8,08,956 करोड़, कृषि के लिए 8,04,214 करोड़, पीएम किसान सम्मान निधि 60,000 करोड़, और सामाजिक कल्याण के लिए 55,080 करोड़, और वाणिज्य उद्योग के लिए मेरे बच्चों 48,169 रुपया जो है दिया गया है। केंद्र सरकार इसमें से आ सकता है, ध्यान रखना, सही जोड़े मिलाने को पूछा जा सकता है। केंद्र सरकार पर 155.8 लाख करोड़ का कर्ज भी है, 155.8 लाख करोड़ का कर्ज भी है। अब सीधे सीधे पूछा जाता है मेरे बच्चों राजकोषीय घाटा। राजकोषीय घाटा मेरे बच्चों 21-22-23 का आप ध्यान कर लेना मेरे बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट है। 21-22-23 9.2, 7, 6.7 और 6.4, ये कम होता जा रहा राजकोषीय घाटा। 9.2, 6.7, 6.4, 21-22-23। 2021-22 में कुल खाद्यान्न उत्पादन 315.7 मीट्रिक टन था। 3.89 करोड़ का केसीसी लाभ जो है, 3.89 करोड़ लोगों को केसीसी लाभ दिया गया है। 3.89 करोड़ लोगों को केसीसी लाभ जो है मेरे बच्चों दिया गया है। जैविक खेती वाला पहला राज्य सिक्किम बन गया है। कौन सा राज्य बन गया है? पहला राज्य मेरे बच्चों सिक्किम बन गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। जाना मत मेरे बच्चों, सब मिलेगा यहीं, इसके बाहर से नहीं कुछ आएगा, सब इसी से आएगा। देखिए, जैविक खेती का विस्तार करने वाले शीर्ष 3 देश, पहले पे अर्जेंटीना है, उरुग्वे है, फिर भारत है। राष्ट्रीय घटनाक्रम के कुछ और चीजें जो है आपको यहाँ पर देखना मिलेगा। पहले हमने राष्ट्रीय घटनाक्रम बताया था, लेकिन अब फिर जो है आप देख लीजिए राष्ट्रीय घटनाक्रम से संबंधित चीजें। भारत 2026 तक दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा सौर ऊर्जा उत्पादक देश बनने की ओर अग्रसर है। 2010 में 10 गीगावाट ऊर्जा, 2030 तक 50 गीगावाट ऊर्जा उत्पादन का लक्ष्य है। इसरो के सबसे बड़े और भारी रॉकेट LVM-3 द्वारा 36 उपग्रहों का सफल प्रक्षेपण, श्रीहरिकोटा सतीश धवन केंद्र से। आने वाले प्रश्न देखिए, उत्तराखंड के देवस्थल में मेरे बच्चों, उत्तराखंड के देवस्थल में एशिया के सबसे बड़े 4 मीटर अंतरराष्ट्रीय लिक्विड मिरर टेलीस्कोप का उद्घाटन। जापान के पीएम फुमियो किशिदा के साथ भारतीय पीएम नरेंद्र मोदी 14वें जापान वार्षिक शिखर बैठक में हिस्सा लिया। ऑस्ट्रेलिया के पीएम है एंथनी एल्बनीज, जर्मन चांसलर है ओलाफ शेल्ज,
इटली के पीएम है जॉर्जिया मेलोनी। उड़ीसा देश का पहला झुग्गी मुक्त राज्य बन गया है जगह मिशन के अंतर्गत। राष्ट्रपति भवन के ऐतिहासिक मुगल गार्डन का नाम अब अमृत उद्यान रख दिया गया है। अमृत उद्यान रख दिया गया है। चलिए आगे देखते हैं। 17वां मेरे बच्चों 17वां प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन 2023 मध्य प्रदेश के इंदौर में संपन्न हुआ। थीम क्या थी मेरे बच्चों? डायस्पोरा, अमृतकाल में भारत की प्रगति की विश्वसनीयता और भागीदारी, इसका जो है मेन मेरे बच्चों थीम थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक, देखिएगा इंपॉर्टेंट प्रश्न है मेरे बच्चों, ध्यान रखना। आपको बस पढ़ना है, 2 घंटे मात्र आपको हमारे साथ रहना है और जीवन में जितनी परीक्षाएं आएंगी सारे आपको प्रश्न यहां से आपको मिलेंगे। 2 घंटे मात्र आप रहिए। ठीक, चलिए देखिए, भारत इकोसॉक के 62वें सत्र का अध्यक्ष चुना गया। ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट। भारत के जम्मू कश्मीर में पहली बार 9.5 मिलियन लिथियम के भंडार मिले हैं। जम्मू कश्मीर में सियासी जिला है ये, वहां पर मिले हैं, ध्यान रखना। देश का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म कर्नाटक के धारवाड़ जिले के श्री सिद्ध रूढ़ा स्वामी जी हुबली स्टेशन को दुनिया का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म, अभी तक नंबर 1 पे गोरखपुर था लेकिन अब जो है हुबली हो गया है, 1507 मीटर लंबा है, ध्यान रखना। नेक्स्ट, भारत का पहला भूवैज्ञानिक उद्यान मध्य प्रदेश के जबलपुर के लम्हेटा में नर्मदा नदी के किनारा बनाया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, उत्तर भारत का पहला परमाणु संयंत्र हरियाणा के गोरखपुर में। उत्तर भारत का हरियाणा का गोरखपुर है, उत्तर प्रदेश का ना लगाना। विश्व भारती दुनिया का पहला जीवित विरासत विश्वविद्यालय, स्थापना 1921 शांति निकेतन में रविन्द्रनाथ टैगोर ने की। देखिए, भारत का पहला स्वदेशी मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम जो है भार ओएस हुआ। चलिए आगे बढ़ते हैं। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, लगे रहिए। ठीक है, देखिए, भारत के 3 नए सांस्कृतिक स्थलों को यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थलों में अंतिम सूची में जो है जोड़ा गया है। ठीक है, सूर्य मंदिर, मांडेरा, ठीक है, और उन्नाकोट। यूनेस्को की अंतरिम सूची में 52 स्थल विश्व धरोहर 52 स्थल है। विश्व धरोहर स्थल कितने हैं? 40। चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न, साथ में बस 2 घंटे आप बनिएगा, काम आपका खत्म हो जाएगा। दुनिया का कोई एग्जाम होगा आपको इसके बाहर नहीं मिलेगा। चलिए देखिए, असमिया गमोचा को जीआई टैग, अभी विस्तृत रूप से हमने जीआई टैग के विषय में चर्चा की है। ठीक है, असमिया गमोचा को जीआई टैग, PSLVI C54 द्वारा 9 उपग्रहों का सफल परीक्षण, हिमालयी याक खाद्य पशु घोषित। इतना, आगे और बढ़ते हैं। ठीक है, बिल्कुल लगे रहिए, जाइएगा नहीं। देखिए, फोर्ब्स की दुनिया की 100 सर्वाधिक शक्तिशाली महिलाओं की सूची 2022 में। बिल्कुल आपको कोई भी प्रश्न बाहर से नहीं मिलेगा, ये सोच लीजिए कि यहां से आपको सारे प्रश्न पीसीएस में मिलने वाले हैं। करंट अफेयर्स, अब देखिए, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, वित्त मंत्री जो हमारी है निर्मला सीतारमण, ये 36वें स्थान पर है। ठीक है, 36वें स्थान पर। इसके पहले ये 37वें, 41वें और 34वें स्थान पे रह चुकी हैं। बायोकान अध्यक्ष किरण मजूमदार 72 नंबर पे हैं। नायका की संस्थापक फगुनी नायर ये 89 नंबर पे हैं। HCL टेलीकॉम की चेयरपर्सन रोशनी नाडर 53 नंबर पे हैं। माधवीपुरी 54 नंबर पे हैं। सोमा मॉडल 67 नंबर पे हैं। यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष उर्सुला वांडर लेयन ये पहले नंबर पे हैं।
यूरोपीय सेंट्रल बैंक की अध्यक्ष क्रिस्टीना लेगार्ड दूसरे नंबर पे हैं। अमेरिकी उपराष्ट्रपति कमला हैरिस ये तीसरे नंबर पे हैं। इतना आपको समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट देख लीजिए, लक्षद्वीप स्थित मिनिकॉय थुंडी बीच, ये दो बीच हैं। मैं आपको बता दूं, मिनिकॉय थुंडी बीच हमारा लक्षद्वीप जो है ये अरब सागर में जो है लक्षद्वीप, और मिनिकॉय थुंडी बीच, कदमत बीच को जो है ब्लू फ्लैग प्रमाणन दिया गया है। एक मिनिकॉय थुंडी बीच और कदमत बीच। अच्छा, 2021 में तमिलनाडु कोवलम और पुदुचेरी का इंडियन बीच को भी जो है ये जो है ब्लू प्रमाण दिया गया था। अब 12 समुद्री तटों को ब्लू फ्लैग प्रमाण दिया जा चुका है। इसमें कौन से हैं? पहले उड़ीसा का गोल्डन तट, गुजरात का शिवराजपुर, केरल का कप्पड़, आंध्र प्रदेश का ऋषिकोण, कर्नाटक का पदबुडी का सचकोट, 6 का अंडमान निकोबार का राधानगर, दमन द्वीप का घोंगला, तमिलनाडु का कोवलम, पुदुचेरी का ईडन और लक्षद्वीप का मिनिकॉय व कदमत बीच। चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अभी हाल ही में स्वच्छता सर्वेक्षण रिपोर्ट जारी की है। स्वच्छता सर्वेक्षण रिपोर्ट भैया लिख लो, यूपी पीसीएस की परीक्षा में जो है ये इसमें से एक क्वेश्चन रखा है, और ऑप्शन में इंदौर मिले तो आप लगा देना, यही आंसर उसका सही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखिएगा स्वच्छता सर्वेक्षण 2022 देखिएगा। देश का सबसे स्वच्छ शहर मध्य प्रदेश का इंदौर लगातार 6 वर्षों पे नंबर 1 है। ये 1 लाख से अधिक जनसंख्या की बात हम कर रहे हैं। दूसरे नंबर पे सूरत है, तीसरे नंबर पर नवी मुंबई है। अच्छा, 1 लाख से कम अगर लोगों की बात की जाए, जनसंख्या की बात की जाए, तो महाराष्ट्र के जो है पंचगनी है, छत्तीसगढ़ का पाटन दूसरे पे है, और महाराष्ट्र का कराड़ जो है ये तीसरे नंबर पे है। अगर स्वच्छता राज्यों की बात करें, हम राज्यों की बात करें मेरे बच्चों, तो राज्यों में मध्य प्रदेश पहले नंबर पे है, मध्य प्रदेश पहले नंबर पे है, छत्तीसगढ़ दूसरे पे है, महाराष्ट्र तीसरे पे है। 7 स्टार कचरा मुक्त शहर कौन सा है? इंदौर, 7 स्टार, ध्यान रखना। अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर में डोनीपोली हवाई अड्डे का उद्घाटन अभी जल्द में जो है पीएम मोदी ने किया है। अरुणाचल प्रदेश में भारत का पहला एक्वा पार्क भी खोला गया है। हैदराबाद शहर को मिला है वर्ल्ड ग्रीन सिटी अवार्ड 2022। आगे बढ़ते हैं। इसके बाहर एक भी प्रश्न नहीं आएगा, अगर आ जाए पीसीएस में तो आप मेरे यूट्यूब चैनल को अनसब्सक्राइब करना। एमपी खांडवा में दुनिया का सबसे बड़ा तैरता सौर ऊर्जा संयंत्र मिला है। भारत का पहला भूकंप संग्रहालय गुजरात में है। भारत के पहले इथेनॉल संयंत्र का उद्घाटन जो है अभी हाल ही में जो है किया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं, देख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। चलिए देखो क्या है, देखिए, गुजराती जंगली गधों के संरक्षण हेतु रणखार कंजर्वेशन घोषित। ध्यान रखना, 5 राज्य जिनकी प्रजनन दर 2.1 से ऊपर है: बिहार, मेघालय, यूपी, झारखंड, मणिपुर। ध्यान रखना। चलिए आगे देखिए, अब थोड़ा उत्तर प्रदेश के, अभी हमने जो है भारत का बजट देखा, अब थोड़ा हम उत्तर प्रदेश के बजट के विषय में थोड़ा चर्चा करेंगे। बहुत ज्यादा नहीं, जो आने वाली चीजें हैं उन पे बात करेंगे। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे। मेरे बच्चों, बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे आप ध्यान रखना, इसमें कौन कौन से राज्य शामिल हैं, सॉरी कौन कौन से जिले जो है मेरे बच्चों जो है इसमें शामिल हैं, वो ध्यान रखना। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे और कितना किलोमीटर का ये बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे है। आपको यूपी पीसीएस में पहला क्वेश्चन मैं आपको बता दूं, इस पे ही मिलेगा कि बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे में कौन सा जिला शामिल नहीं है। आप कौन सा जिला शामिल नहीं है वो आप आगे देखिएगा। कुल व्यय, उत्तर प्रदेश बजट देखिए, ठीक, देखिए ये इतना करोड़ प्रस्तावित है उत्तर प्रदेश का बजट, ठीक, और कुल प्राप्तियां हैं इतनी करोड़ में अनुमानित है। देश की जीडीपी में यूपी का योगदान 8% है। ध्यान रखना,
प्राथमिक क्षेत्र में योगदान 2021-22 में 28.44 है। सेकंड क्षेत्र में जो द्वितीय क्षेत्र में योगदान क्या है 2020-21 में जो है 24.61% है। ध्यान रखना। कन्या सुमंगला योजना प्रति लाभार्थी को 15,000 रुपया देने की घोषणा की है। 1,050 करोड़ बजट में इसका आवंटन है। मेरठ से प्रयागराज तक 594 किलोमीटर गंगा एक्सप्रेसवे अभी हाल ही में जो है कार्यरत है। आगे बढ़ते हैं। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम के लिए 30 करोड़ रुपया दिया गया है। कितना? 30 करोड़ रुपया। मेरठ में मेजर ध्यानचंद खेल विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए 300 करोड़ का बजट में आवंटन किया गया है। महाकुंभ मेला 2025 के लिए 2500 करोड़ का आवंटन किया गया है। प्रदेश में 5 इंटरनेशनल एयरपोर्ट, 16 घरेलू एयरपोर्ट, कुल 21 एयरपोर्ट हो जाएंगे। 4 नए राज्य विश्वविद्यालय खोले जाएंगे। कहाँ पे? इस बजट में 4 नए विश्वविद्यालय खोलने की घोषणा की गई है। कहाँ पे की गई है? विंध्याचल मंडल में विंध्याचली राजवीवी, देवीपाटन मंडल में मुक्तेश्वरी देवी, मुरादाबाद मंडल में एक राज्यवीवी, कुशीनगर में महात्मा बुद्ध कृषि प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, लखनऊ में टेक्सटाइल पार्क की मंजूरी भी मिली है। ध्यान रखना। चलिए आगे बढ़ते हैं। देश के पहले रोपवे का वाराणसी में शिलान्यास किया गया है। प्रोफेसर हरिदत्त शर्मा को विश्व भारती सम्मान दिया गया है। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे, बात हम इसकी कर रहे थे, ये छपने वाला प्रश्न है, ध्यान रखना। 296 किलोमीटर, 7 जिले चित्रकूट, बांदा, महोबा, हमीरपुर, जालौन, औरैया और इटावा है। उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान का पुरस्कार डॉक्टर रामनाथ त्रिपाठी को दिया गया। भारत भारती सम्मान डॉक्टर रामनाथ त्रिपाठी को दिया गया। लखनऊ में देश में पहली नाइट सफारी और जैव विविधता पार्क खोला जाएगा। भारतौल, यूपी का पहला गांव जहां हर घर आरओ पानी आपूर्ति मिली है, जो कि ये बरेली में स्थित है। चलिए आते हैं हम लोग, कुछ आईसीसी ट्रॉफियां हैं उनसे संबंधित बस 2 टॉपिक हमारे बचे हैं। समझ लो 1 साल का करंट हमारा जो है खत्म हो जाएगा और इसको पढ़ के आपको जाना है। इसके बाहर जो है कहीं कुछ नहीं फंसने वाला है। देखिए जल्दी से हम लोग इसको खत्म करते हैं। आईसीसी पुरुष एक दिवसीय विश्व कप 2023 भारत में होने वाला है, ध्यान रखना। दूसरा आईसीसी विश्व टेस्ट चैंपियनशिप अभी जो है भारत और ऑस्ट्रेलिया के मध्य ओवल में खेली जाएगी। इसके पहले जो प्रथम आईसीसी विश्व टेस्ट चैंपियनशिप हुई थी उसमें न्यूजीलैंड ने भारत को हराकर ये जो है श्रृंखला जीती थी। अच्छा आगे, आईसीसी महिला ओडीआई क्रिकेट विश्व कप भारत 2025 में होगा। 23वां फीफा फुटबॉल विश्व कप 2026 अमेरिका, मैक्सिको, कनाडा में होगा। 33वां ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल 2024 पेरिस, जापान में होंगे। 34वां 2028 ब्रिस्बेन, ऑस्ट्रेलिया में होगा। 25वां शीतकालीन ओलंपिक 2026 मिलान कार्टिना, इटली में होगा। और 23वां राष्ट्रमंडल खेल 2026 विक्टोरिया, ऑस्ट्रेलिया में होगा। और 20वां एशियाई खेल 2026 नगोया, जापान में होगा। 21वां 2023 दोहा, कतर में होगा। तीसरा संस्करण खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम 2023 उत्तर प्रदेश में जो है ये खेली जाएगी। ठीक, आप लेटेस्ट वाला वर्जन याद करना, ध्यान रखना, अंदर मत जाना। ठीक, 37वां राष्ट्रीय खेल 2023 गोवा में होगा। आईसीसी पुरुष टी20 विश्व कप 2024 अमेरिका, वेस्ट इंडीज में होगा। आईसीसी पुरुष टी20 विश्व कप 2026 में भारत, श्रीलंका में होगा। और नवा आईसीसी महिला टी20 विश्व कप 2024 बांग्लादेश में होगा। चलिए अब कुछ आईसीसी पुरस्कार हैं। आईसीसी पुरस्कार है मेरे बच्चों जो पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, आईसीसी पुरस्कार जो पूछ लिए जाते हैं उनको भी आप लोग जो है ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें जो है बाबर आजम का रोल जो है देख लीजिए। आईसीसी मेंस क्रिकेटर ऑफ द ईयर
अवार्ड बाबर आजम पाकिस्तान के कप्तान हैं। क्रिकेटर ऑफ द वनडे बाबर आजम को दिया गया। आईसीसी T20 सूर्य कुमार यादव को दिया गया। आईसीसी इमर्जिंग क्रिकेटर ऑफ द ईयर मार्को यंसन को दिया गया, ये बॉलर हैं दक्षिण अफ्रीका के। क्रिकेटर ऑफ द ईयर फीमेल नटाली सेबर को दिया गया। टेस्ट क्रिकेटर ऑफ द ईयर बेन स्टोक्स को दिया गया। तो बच्चों ये है आपका करंट 1 साल का, ये लगभग आपका 1 घंटा 50 मिनट का है। आप इसको पढ़ के जाइएगा, फिर आप बताना कि करंट आपको कैसा लगा, फिर आप बताना आपको करंट कैसा लगा, ठीक है। इसके विषय में जो है मैं आपको बता दूं, अभी इसमें थोड़ा एक चीज और जोड़ लेना, जो ओलंपिक गेम हुए हैं, पैरा ओलंपिक गेम हुए हैं, उनको जरूर जोड़ लेना, क्योंकि वहां से भी क्वेश्चन जो है आ सकते हैं, वहां से क्वेश्चन आ सकते हैं। हमने अंतरराष्ट्रीय राष्ट्रीय घटनाक्रम को जो है कराया, ठीक है। बीच में थोड़ा हमारी आवाज चली गई थी, ठीक है, चलिए उसको आप मैनेज कर लेना, बीच में आवाज जो हमारी चली गई थी। बाकी ये इतना था 1 साल का करंट। मैं आप इतना विश्वास करिए कि इसके बाहर से तो कतई नहीं आएगा। कोई भी एग्जाम हो, एसएससी हो, सीजीएल का कोई एग्जाम लिखा हो, जिसमें करंट आता हो, जिसमें करंट आता हो, ठीक है, उसके लिए ये सफिशिएंट है। बस एक बार आपको पढ़ना है, एक बार आपको पढ़ना है, बस काम आपका खत्म हो जाएगा, ठीक है बच्चों। अगर इसका आप पीडीएफ चाहिए तो स्टडी विद नीरज सर टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ आपको पीडीएफ दे दी जाएगी। और बाकी तो आप इतना पढ़ ही चुके हैं कि इसके बाहर से नहीं आएगा। तब तक के लिए दोस्तों नमस्कार, धन्यवाद, बाय बाय, सी यू।